नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन की महारैली ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। आखिरकार क्यों दोस्तों? बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चला हैशटैग कहा मोदी तो गियो। जी हाँ, हैशटैग ने मचाया धमाल। क्यों आखिरकार दोस्तों? पहले ही चरण की वोटिंग में प्रधानमंत्री के सारे सपने हुए चकनाचूर। क्यों आखिरकार दोस्तों? जो यहाँ पर सिंगर है सबसे मशहूर विशाल डडलानी, उन्होंने भाजपाइयों के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, जारी किया अपना वीडियो, लोगों को संदेश भेजा। बताएंगे क्या कुछ कहा है तमाम वीडियो पर बात। और अब जिन्होंने मस्जिद की तरफ इशारा कर कर तीर चला रही थी माधवी लता, अब उन्होंने ही अपने हाथों में मछलियां उठा ली हैं। बताएंगे अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले अब आपके बहकावे में जनता नहीं आने वाली। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री झूठ तो पहले ही बोलते थे, लेकिन अब तो उनके झूठ का स्तर इतना गिर गया है नीचे कि वो झूठी बातें फैलाने में लग गए हैं। उनका कहना है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, या फिर यूँ कहते कि न्याय पत्र जो है दोस्तों, उसमें हिंदू मुसलमान किया गया है। अब दोस्तों लोग यही ढूंढने में लगे हुए हैं कि ये हिंदू मुसलमान कहाँ किया गया है। इस मैनिफेस्टो में कौन सी ऐसी लाइन दिख रही है दोस्तों नरेंद्र मोदी को जहाँ पर ये कह रहा है साफ साफ हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है इसमें। दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने सवाल पूछा, राहुल गांधी ने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ज़बरदस्त तरीके से निशाना साधा और उनको बताया कि वो कितना झूठ बोलते हैं। राहुल ने कहा पहले ही चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी की झूठ का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस की क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आना शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं, ये किसने कहा है? राहुल गांधी ने। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ा दी माधवी लता ने मुश्किलें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अभी कुछ दिन पहले तक मोदी जी ज्ञान बांटते फिर रहे थे। 2 दिन पहले की बात है, कह रहे थे कि एक महाशय हैं, वो एक अपराधी के घर यानी कि लालू प्रसाद यादव के घर पे मटन बनाने चले गए और लोगों को वीडियो दिखा कर चिढ़ा रहे थे। और एक थे तेजस्वी यादव जो लोगों को मछली खाकर दिखा रहे थे। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या कहेंगे? कहते हैं कि जब इंसान किसी की तरफ एक उंगली उठाता है तो 4 अपनी तरफ भी होती हैं। दरअसल दोस्तों जिनको ओवैसी के सामने खड़ा किया है, जिनके वीडियो का विवाद अभी थमा भी नहीं था, जिन्होंने मस्जिद की तरफ तीर कर चला रही थी और बाद में सफाई दे रही थी, उसी माधवी लता ने दोस्तों अब हाथों में मच्छियाँ उठा ली, दोनों हाथों में बड़ी बड़ी मछलियाँ, और लोगों को चिढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ज़रा अपने लोगों पर ध्यान दीजिए। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हाथ में लेकर हिंदू भाइयों की आस्था से खेल रही हैं। अब आप क्या कहेंगे? सर पर टीका लगाए माथे पर और जो है बिल्कुल भगवा रंग में घिरी हुई, आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? अब तो उनकी जो नेता है वो खुद ही जो यहाँ पर मछलियों को टहला रही हैं हाथों में लेकर। अब बहाना ज़रा सोच के रखेंगे प्रधानमंत्री अब क्या देना है। पहले तो प्रधानमंत्री ने अपना सर पकड़ लिया होगा कि मैं इधर विपक्ष को मुद्दों से चुनाव भटकाने में लगा हूँ, लोगों को मुर्गे और मछलियों में उलझा रहा हूँ, और इधर तो हमारा कैंडिडेट ही मछलियाँ उठा रहा है हाथ में। अब प्रधानमंत्री के सारे प्लान पर पानी फेर दिया माधवी लता ने। अच्छा खासा दोस्तों अभी ओवैसी वाला मैटर थम ही रहा था, जिसमें माधवी लता मस्जिद के ऊपर तीर चला रही थी कि हाथों में मछली ले बैठी। प्रधानमंत्री को तो बहुत अफसोस हुआ होगा दोस्तों, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा अफसोस हुआ है। नहीं इसलिए नहीं कि माधवी लता ने मछली उठाई, इसलिए कि इस देश का प्रधानमंत्री अच्छी खासी एज्ड का है दोस्तों, लेकिन झूठ बोलना तो प्रधानमंत्री की फितरत में है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरज दे संजय सिंह बोले तुम केजरीवाल, तुम जो है यहाँ पर सोरेन को गिरफ्तार ज़रूर कर सकते हो, लेकिन उनकी सोच को नहीं। उनकी सोच गरीबी मिटाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, लोगों की मदद करना है, आदिवासियों को उनका हक दिलाना है। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को जेल में डाल रही है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने साफ कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन का तुम हिस्सा बने तो तुम्हें जेल जाना होगा, लेकिन दोनों ने उसकी बात, बीजेपी की बात नहीं मानी। संजय सिंह ने कहा कि उनको खूब डराया गया, धमकाया गया कि तुम्हें बीजेपी ज्वाइन करना होगी, इंडिया गठबंधन को छोड़ना होगा, लेकिन दोनों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों आपने वो कहावत बहुत सुनी होगी
कि जब जो यहाँ पर गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब गीदड़ कौन है दोस्तों और कौन शहर की तरफ भाग रहा है सबको दिखाई दे रहा है। पहले ही चरण की वोटिंग में धज्जियां उड़ जाना और जनता का वोट न करना ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, टीवी एक्टर और ख़ास करके दोस्तों मशहूर सिंगर विशाल डडलानी, जिनके पास काम की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने हमेशा मोदी सरकार की आलोचना की। उनकी जो गलतियां हैं वो जनता को बताई। दोस्तों विशाल डडलानी एक ऐसा सिंगर है जिनमें ना सिर्फ हिम्मत है बॉलीवुड के सिंगरों में सच बोलने की, बल्कि दोस्तों विशाल डडलानी कुछ भी बोलने से पहले डरते नहीं है मोदी सरकार से। अब विशाल डडलानी ने अपना एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर, जहां पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और लोगों तक अपील करूं। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए वोट करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना कि हम एक वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई और कर देगा। ऐसे करते करते दोस्तों अगर सब यही सोचने लगे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा पार्टियों के लिए। इसलिए ये तो आपसे अपील ज़रूर करूँगा कि वोट करिए और इंडिया गठबंधन को वोट करिए। विशाल डडलानी ने कहा कि आप सब लोग जानते हैं, आप समझदार हैं, आपको किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। लेकिन जो बीते 10 सालों से तानाशाही चल रही है, अगर कोई इस सरकार से, विशाल डडलानी ने कहा, सच बोल देता है तो उसको जेल में उठाकर डाल दिया जाता है। अगर कोई सच पूछ लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। आज उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही का माहौल है, किसको चुनाव देना है। विशाल डडलानी ने कहा ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग वोट ज़रूर करें। विशाल डडलानी ने सीधे सीधे दोस्तों अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर जैसे लोगों को दोस्तों आईना दिखाने का काम किया है, जो मोदी सरकार की एक तरीके से चापलूसी करते हैं दोस्तों बॉलीवुड में रहकर। लेकिन विशाल डडलानी उनमें से नहीं है दोस्तों। विशाल डडलानी सच बोलने पर बिलीव करते हैं। एक ऐसा सिंगर जिसके पास काम की कोई कमी नहीं है दोस्तों, उसको लगातार गाने मिलते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं वो। और विशाल डडलानी ही एक ऐसे सिंगर है बॉलीवुड में जिनको अब तक काम ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। और फिर भी दोस्तों आप समझिए कितनी हिम्मत है कि मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने से पहले विशाल डडलानी एक बार नहीं सोचते। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले प्रधानमंत्री वीडियो देखा कि नहीं। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि अब तो बीजेपी की कैंडिडेट ही हाथों में मछलियाँ लेकर प्रचार कर रही हैं, अब क्या है प्रधानमंत्री की राय। अभी 2 दिन पहले ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मांस मच्छी पर चुनाव ले आए थे, मुद्दों से भटका रहे थे लोगों को, लेकिन अब तो बीजेपी की नेता ही हाथ में मछलियां लेकर घूम रही हैं दोस्तों। बस वो तो बस नहीं चला माधवी लता का, वरना उन मछलियों को वहीं फ्राई कर कर खा भी लेती दोस्तों वो। ये जितने भी बीजेपी के नेता दोस्तों, ओवैसी ने बात गलत नहीं की है, जितने भी बीजेपी के नेता दोस्तों धर्म की आड़ में चुनाव लड़ते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, इनके घरों में जाकर देखिए, रेस्टोरेंटों में जाकर देखिए क्या खाते हैं दोस्तों। ये लोग चिकन, फिश, इस चीज़ के लवर हैं दोस्तों, इतना खाते हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, और बाहर आकर बन जाते हैं संत कि हमसे बड़ा कोई और है ही नहीं। दोस्तों जो लोग सच में मांस मच्छी नहीं खाते वो बड़े बड़े प्रसिद्ध साधु और संत होते हैं। इन जैसे टुचपुंजे नहीं दोस्तों, जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, हिंदू भाइयों की आस्थाओं से खेलते हैं और दूसरे दिन मछली और मुर्गा खाते हुए दिखाई देते हैं। तो इनके झूठ की तो दोस्तों आपको पता ही है कि क्या है, स्तर गिर चुका है, कितना गिर चुका है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग दोस्तों हिंदुत्व को नहीं जानते। जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को पीटना, ये दोस्तों न सिर्फ जय श्री राम का अपमान है, बल्कि श्री राम को एक तरीके से गलत प्रतीत करते हैं ये लोग। क्या दोस्तों कभी भी श्री राम ने ये कहा है कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को पीट दो, या फिर दोस्तों आप एग्रेसिव नारे लगाओ जय श्री राम के, या फिर गौ हत्या के नाम पर किसी को भी सड़क पर मार डालो और जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दो। ये किसी ने नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों हर धर्म में प्यार सिखाया जाता है और यही सिखाया जाता है कि सब लोग भाईचारे से रहें, आपस में मिलकर रहें। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे फारूक अब्दुल्ला, कहा मैं इस देश का मुसलमान हूँ, इस देश में की मिट्टी में पैदा हुआ, इस देश में ही मरूंगा और इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। दरअसल दोस्तों फारूक अब्दुल्ला हमेशा से बीजेपी को एक नसीहत देते आए कि हम इस देश के मुसलमान हैं, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हमने
पूरा योगदान दिया है, यहीं जिए हैं और यहीं मर जाएंगे। आपको बताते चले फारूक अब्दुल्ला ने कल रैली में प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि देश के भाईचारे को ख़त्म करने से बीजेपी को एक तरफा वोट मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों यही तो बीजेपी की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमारे देश के प्यार को वो समझ ही नहीं पा रही है। इस देश में दोस्तों धर्म के आधार पर कोई नहीं जीता है, इस देश में लोग जीते हैं एक दूसरे के सहारे से। अगर देश में दोस्तों अगर सच में धर्म होता, जात पात होता, तो आज दोस्तों अखिलेश यादव किसी के साथ नहीं होते, आज राहुल गांधी जो है किसी के साथ नहीं होते। ये सब लोग दोस्तों भाईचारे को मानते हैं, सब लोग चाहते हैं कि देश दोस्तों अच्छे से रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इससे क्या हासिल होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर देश तरक्की करेगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी मिटेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा दोस्तों, महिलाओं को जो है डायरेक्ट खाते में 1-1 लाख रुपए कांग्रेस डालने का वादा कर रही है, इन तमाम बातों को सच साबित हो रही है। और फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि आने वाला समय, एक बार उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में वापस वही देश का भाईचारा, प्यार मोहब्बत देखना चाहता हूँ मरने से पहले। आप सोचिए दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि वो मरने से पहले देश में फिर से एक बार सरकार चाहते हैं, एक ऐसी जो देश में फिर से वही प्यार मोहब्बत लाएगी दोस्तों जो था। और वैसे भी बीजेपी के जाने के बाद ये सारे टुचपुंजी काम ख़त्म होने ही वाले हैं। जो लोग वेले हैं दोस्तों वही इस तरीके काम करते हैं, बाहर निकल के नारेबाजी करना। जो कामी इंसान है उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो नारे लगाते फिरें। आपको बताते चले दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा गृह मंत्री अमित शाह सत्तू पिए, उससे दिमाग ठंडा रहता है और शरीर जो है यहाँ पर स्वस्थ रहता है। अब बिहार में आए तो सत्तू ज़रूर पीजिए। दरअसल आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी पर भड़के हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों की उम्र इतनी हो गई है दोस्तों कि इनके बारे में अब तो कुछ कहने में भी शर्म आती है कि ये दोनों अपनी उम्र से ज़्यादा झूठ बोलते हैं दोस्तों, खुलेआम झूठ बोलते हैं। लोगों के पास कांग्रेस का मैनिफेस्टो है लेकिन उसके खिलाफ झूठ फैलाया, तेजस्वी के परिवार के खिलाफ झूठ फैलाया। और समझिए आप, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही मिट्टी के बने कि इन दोनों को शर्म नहीं आती है झूठ बोलते ने से पहले एक भी बार। जो लोग आज ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव के पिताजी ने घोटाला किया है, ये परिवारवादी हैं, तो फिर गृह मंत्री अमित शाह आपका बेटा जो बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया, जिसको आप समझिए दोस्तों एक क्लर्क की नौकरी तक नहीं मिलती अगर वो एक आम इंसान होता तो, लेकिन यहाँ तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा बीजेपी में है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर के पिताजी बीजेपी में थे, और जो यहाँ पर दोस्तों तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता उन सबके बेटे राजनीति में हैं, बीजेपी में। इसको कहते हैं असली परिवारवाद। यही नहीं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह दूसरों को ज्ञान बांट रहा है, इसने भ्रष्टाचार किया है। अजित पवार ने क्या भ्रष्टाचार नहीं किया? उसको आपने अपनी गोद में बिठाकर नहला धुलाकर साफ कर दिया। यही नहीं, अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी और तमाम जितने भी बड़े नेता हैं जो अभी हाल ही में बीजेपी में गए, उन सब के दाग धब्बे धोकर बीजेपी ने उसे क्लीन कर दिया है। तो इतनी मूर्ख तो जनता भी नहीं है, इतनी बेवकूफ़ तो जनता भी नहीं है कि 2 दिन पहले तक गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन कैसे सत्ता के लालच में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए और नीतीश को वापस अपनी पार्टी में ले आए। इनसे बड़ा दोस्तों मैंने जो यहाँ पर फिसलू कोई नहीं देखा है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फर्स्ट दिन फर्स्ट शो बीजेपी का फ्लॉप, जनता ने दिखा दिया आईना। दरअसल अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि बीजेपी का पहला शो फर्स्ट शो पहले ही दिन फ्लॉप हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को ख़त्म करने चली थी, लेकिन यहाँ तो उसका ही कैरियर ख़त्म की कगार पर आ गया है। दरअसल दोस्तों इस बार लोगों ने वोटिंग भले ही कम की हो दोस्तों, लेकिन ये जो कम की सुई है वो बीजेपी के ऊपर गई है। जाहिर सी बात है 10 साल से झेल रहे जुमले लोगों को अब के यकीन हो गया कि बीजेपी को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सिर्फ जुमले देती है और जुमलों का मतलब एक ही होता है दोस्तों कि देश से वोट देना ही बंद कर दो। प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई राज्य जीता तो मेरी वजह से जीता है। गलत दोस्तों, बीजेपी में अगर किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बाई चांस बन जाती है या वो जीत जाती है तो वो 1-2% से जीतती है, और दोस्तों वो भी उस कैंडिडेट की वजह से जीतती है
जो वहां पर खड़ा हुआ, ये तो बीजेपी ने उड़ा रखा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ते। कहाँ दिखाई दी मोदी लहर? खुद बीजेपी के नेताओं ने कह दिया, खुद पत्रकारों ने अब कह दिया कि अब की बार कोई मोदी लहर वगैरह नहीं है, लहर जो थी वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। जाहिर सी बात है, 10 साल बेवकूफ़ बनने के बाद कौन सी लहर? वो तो लहर इसलिए थी, एक नई बाइक जब इंसान लाता है तो उसको खूब चलाता है, उसे लगता है कि मेरे पास नई बाइक है, चलो इसको चलाता हूँ, बाद में उसका शौक मर जाता है। वैसे ही सरकार के जुमले थे, जब 2014 में आई तो इसने खूब जुमले दिए, हम महंगाई कम कर देंगे, गरीबी मिटा देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, और मनमोहन सिंह साहब को घेरते थे। लेकिन आज जब खुद की सरकार में महंगाई चरम पर है तो मनमोहन सिंह साहब के दोस्तों वो किस्से याद आते हैं मुझे, जब उन्होंने कहा था कि मोदी अगर इस देश के पीएम बने तो देश बर्बाद हो जाएगा, और आज वही हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। पहले चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी फिर से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आई। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने इस देश को असली मुद्दों पर ला दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी को इतना झुकाया दोस्तों कि बीजेपी को अपने चुनाव में असली मुद्दों की बात करना पड़ रही है, वरना ये बीजेपी सिर्फ राम मंदिर कि हमने बनवा दिया, या फिर दोस्तों हमने इस गुरुद्वारे के गेट खुलवा दिए, हमने ये करा वो करा, बस इसी पे चुनाव लड़ती है वो। हमने जो है यहाँ पर ये कर दिया हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, इस तरीके की बातों पर ही वो चुनाव जीतती है। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि इधर उल्टा काम हो गया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो तमाम टोटके थे, ये बीजेपी के ऊपर ही पलटकर वापस आ रहा है। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों कर क्या रहे हैं। आज देश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास सवाल के जवाब ही नहीं है। भाई, प्रधानमंत्री को लगता है कि देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना इतना आसान है? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है, किसी टुचपुंजिये ने नहीं लिखा है। इस देश का संविधान दोस्तों कोई नहीं बदल सकता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। बीजेपी ये बहाने ज़रूर मार सकती है, हमने मंदिर बनवा दिया, हमें वोट दे दो। ठीक है, आपको एक बार वोट मिल गए राम मंदिर के नाम पर, 2 बार मिल गए, अब तीसरी बार भी आप चाह रहे थे कि लोग राम मंदिर के नाम पर वोट दे दें। ये मुद्दा पहले ही भुना चुकी थी बीजेपी दोस्तों, फिर इस मुद्दे पर वो वोट मांग रही थी। और क्या कहते हैं, हमें तीसरी बार और मौका दे दो, हम अच्छा काम करेंगे। अरे भैया, 10 साल में तो आपने जनता की हवा निकाल दी, 10 साल में इतनी महंगाई कर दी। और यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं। वो एक भी नहीं चाहता कि इस देश में फिर से दोबारा बीजेपी की सरकार आए। न छात्र चाहते हैं, न युवा चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो अग्निवीर योजना उसमें भी बेड़ा गर्क करवा दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। कहा हेमंत सोरेन जी ने एक पर्ची भेजा है, चिट्ठी भेजी है जनता के लिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरा पूरा जीवन आदिवासी समाज के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाने पहली बार आए सत्ता में तो कोई आदिवासियों के लिए नहीं सोचता था, कोई उनके बारे में बात नहीं कर सकता था, लेकिन हम आगे आए, हमने सरकार बनाने का काम किया और सरकार में आगे चले। और सिर्फ दोस्तों उन्होंने जो झारखंड के लिए किया है वो काबिल तारीफ़ है। कोई भी दोस्तों आदिवासियों के लिए नहीं सोचता था, लेकिन हेमंत सोरेन ने सोचा। यही नहीं दोस्तों, कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें कई बार ऑफर दिया कि वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आ जाएं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज भी जेल से दोस्तों चिट्ठी लिख रहा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब किसी के पास ताकत आ जाती है तो वो उसका अच्छा उपयोग कम, बुरा उपयोग ज़्यादा करने लगता है, और बीजेपी वही कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी बोले बीजेपी को 150 सीटें भी नहीं आएंगी, ये मेरा दावा है, मैं आज दावा करके जा रहा हूँ। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने पहले 180 सीटें बोली थी, और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब हमारी खबर आ रही है कि 180 नहीं बल्कि बीजेपी सिर्फ 150 पर ही टिक जाएगी और इससे आगे वो नहीं जा पाएगी, दम तोड़ देगी। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा। पहले ही कैबिनेट में 30 लाख पद भरे जाएंगे दोस्तों, सिंपल सी बात। कांग्रेस ने कोई भी इस घोषणा पत्र में झूठा वादा नहीं किया कि वो करोड़ों नौकरियां देगी हर साल, बीजेपी की तरह जैसे बीजेपी ने किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देगी। कांग्रेस ने उतने ही वादे किए, मतलब इंडिया गठबंधन है जो उसको वो पूरा करेगा, ताकि अगली बार भी आप इंडिया गठबंधन को वोट करके जिताएं। क्या करा है इसमें, क्या क्या वादे किए गए हैं
कि हम भैया आपको जो है ग्रेजुएशन देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, पेपर लीक से बचाएंगे।